हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था सर? लास्ट क्लास में ना हमने देखो क्या क्या अब तक क्या क्या कवर हुआ है। हमने देखो फटाफट से। सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया कि भाई हमारे इस सीएफआर की बुक में आखिर है क्या क्या। तो हमने ये जाना था कि सीएफआर की बुक में टोटल सेक्शन जो है ए से लेकर एफ तक हमको पढ़ने हैं। ए से लेकर एफ तक हमको पढ़ने हैं, जिसमें हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। अभी हमने आपको स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज करवाई, वो थी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक ओवरव्यू कि भाई ये इंडेस बने कैसे कैसे आईएफआरएस के थ्रू या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हमने यहाँ पर इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस डेवलप किए हैं। ये हमने अपने सेक्शन ए में ही इसे रखा है। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था चैप्टर नंबर 2 हमारी बुक का, मॉड्यूल का नहीं, हमारी बुक का। हाँ, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपके जो भी कोर्स बना हुआ है उसके अंदर, बट चैप्टर का नंबर वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा ना, कुछ तो हमारा भी हो यार। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने क्या सीखा था, कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी और पी&एल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट जाना था। और काफी ऐसी चीजें हमने सीखी जो आगे चल के हमारे काम आने वाली हैं, जैसे ओसीआई वगैरह, अदर इक्विटी वगैरह। तो ये हमारे काम आने वाला है, इसलिए हमने पहले से ही क्या कर लिया, इसका नॉलेज ले लिया। चलिए, अब जब जब काम आएगी ना तब तक तुमको यहाँ पे लाके मैं शो कर दूंगा ना। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा, जो है इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सर उन्हीं 12 इंड एस में से है क्या? ये उन्हीं 12 इंड एस के अंदर में से है क्या? बिल्कुल, ये वही 12 इंड एस में से है। देखो जरा, ये 12 इंड एस की आपको लिस्ट गिवन है, उसी 12 इंड एस के अंदर ये वाला पार्ट इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हम यहाँ पर अभी कवर करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले यही क्यों किया, इंडेस 8 क्यों नहीं किया? देखो इन्होंने जिस भी ऑर्डर में दिया होगा बहुत अच्छी बात है, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ेंगे जिसमें हमको क्या होगा, एक बेसिक से लेकर एडवांस तक का नॉलेज करना है। तो हम इजी से लेकर टफ की तरफ चलने वाले हैं ना। टफ तो सर कुछ होता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल टफ तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन एक चुन्नू मुन्नू जहां से मतलब ए फॉर एप्पल सीखेंगे तभी तो आगे है ना सब लैंग्वेज बनाना सीखेंगे। तो सेम वही चीज है। सबसे पहले जो हमें सीखने लायक इंडेस है वो है इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपके मॉड्यूल का ये 1.3, और हमारे चैप्टर में ये है थर्ड नंबर पे, चैप्टर नंबर 3 इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मजे की बात सर, ये ना सुना सुना लग रहा है सर, ये पता नहीं कहाँ देखा था सर हमने इसको। ऑब्वियसली अगर तुमको अगर देखा देखा लग रहा है तो यस, तुमने ये देख रखा है तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इंटर में जब तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था तो वहां पर एक एएस था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वही एएस 10 अभी इंडेस 16 है। हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट वही है, सब वही है बिल्कुल। सर हम तो पढ़ के नहीं आए, कोई बात नहीं, इसीलिए वापस दिया गया ना तुमको पढ़ने के लिए। तो एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट काफी हद तक यही मिलेगा आपको इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इंटर में नहीं पढ़ रखा है, आपने इंटर में बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है तुम लोगों को, है ना। तो चलो देखते हैं फटाफट से चैप्टर नंबर 3 इंडेस 16। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में, है ना। तो चलते हैं लिखने के लिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले अपने बुक के अंदर हेडिंग लगा दीजिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो है वो आपका है थर्ड नंबर पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेस 16। इंडेस के नाम याद करने, नंबर याद करने, बिल्कुल याद करने। इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स हमको यहां पर कवर करने हैं, किसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। देखो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका सर? डेफिनेशन ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये हमने पहले पढ़ी हुई है। अरे इंटर में सर, आपने कहा था इंटर वाला भूल जाओ, अरे नालायकों इंटर नहीं, फाइनल में पढ़ी हुई है ना। वापस हम पढ़ेंगे, किसी को याद आ रहा है हमने कहाँ पढ़ी थी? अरे सर अभी तो
7 क्लासेस तो ही है ना, उसमें हमने कहाँ पढ़ी थी हमको सब पता है, हम बता देंगे आपको, है ना। अभी देखो हम आपको सब बता देंगे। सर ये हमने कहाँ पढ़ी होगी, करीब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के अंदर ये रहा देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफिनेशन देखा था पीपीई का, तो वही डेफिनेशन वही एग्जांपल सब कुछ यहाँ पर वापस कॉपी पेस्ट करने वाला हूं मैं तो, ठीक है, मैं तो कॉपी पेस्ट करने वाला हूं, तुमको भी लिखने की जरूरत नहीं है, रेफर कर देना। चैप्टर कौन सा लिखा हुआ है आपने, टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपीई का डेफिनेशन देखा था, पढ़ाऊंगा बट रेफर करने के बाद। ओके, फिर ये डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आखिर मतलब पहले देखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद मतलब वही बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह ये सब। उसके बाद क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, इसे हम एसेट के फॉर्म में बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ओके, तो हम इसे एज एन एसेट अपनी बुक में कैसे शो करेंगे, कब शो करेंगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट, कि चलो ठीक है कब करोगे वो तो अच्छी बात है रिकॉर्ड, लेकिन किस वैल्यू पे करोगे ये भी तो बताओ। तो मेजरमेंट की बात कर लेते हैं कि किस वैल्यू पे पीपी को रिकॉर्ड होगा। तो मेजरमेंट भी कब किया जाएगा सर, मेजरमेंट भी है ना दो बार किया जा सकता है, मतलब 2 बार मतलब ऐसे तो मेजरली 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे, दैट इज इनिशियल मेजरमेंट, और दूसरा है हर साल बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट जब बनाते हो ईयर एंड पर, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो उस बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट का, उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यू कितना शो होगा, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो 2 मेजरमेंट करेंगे, एक तो इनिशियल मेजरमेंट, दूसरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। लिख लेते हैं, पहले बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की। ये सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर्ड आ रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इनिशियल मेजरमेंट मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कि आप सबसे पहली बार कितने पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे एसेट को। इसमें हम बात करेंगे टोटल 3 पार्ट। क्या क्या, अगर हमने एसेट को खरीदा हो फॉर कैश इमीडिएट, है ना, और एक हमने किया हो क्या, डेफर्ड कंसिडरेशन, मतलब खरीदा आज लेकिन पे कब करेंगे, बाद में करेंगे, और एक हम करेंगे जिसमें हम एसेट के बदले एसेट दे रहे हैं। तो 3 केसेस हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है इनिशियल मेजरमेंट, कि एसेट को सबसे पहले बार अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपने उसे इमीडिएट पैसा देके खरीदा है, परचेज फॉर कैश, है ना, इमीडिएट कैश, इमीडिएट कैश। दूसरा, आपने पैसा दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं लेकिन अभी नहीं दे रहे, बाद में दे रहे हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन। और तीसरा जो है, तीसरा एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट मतलब जो आप एसेट खरीद रहे हो उसके बदले में आप अपनी कोई दूसरी एसेट दे रहे हो, कैश नहीं, कैश भी दे रहे होंगे लेकिन उसके साथ आप अपना कोई दूसरा एसेट भी दे रहे हैं। तो इन तीनों केसेस में बात करेंगे कि हम पीपीई को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद बात करेंगे क्या, इनिशियल हो गया, फिर हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब सर, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट पर, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ईयर एंड पर, जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उस केस में पीपीई को कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ईयर एंड पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ईयर एंड पे जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उस टाइम एसेट को आप किस अमाउंट पर शो करेंगे। अब उसके लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, 2 मॉडल होते हैं, उसके लिए भी हमारे पास 2 मॉडल हैं। कौन कौन से, एक तो कॉस्ट मॉडल और एक रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल।
मतलब सर इसका मतलब क्या होगा? कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल आप बचपन से करते आ रहे हो। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदा या प्लांट मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो उस केस में क्या होगा? आपने जितने में भी परचेज किया होगा, मान लो आपने परचेज किया 5 लाख पे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000, तो 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 50,000, अब वैल्यू कितनी? 450, ये आप बैलेंस शीट में शो कर देते हो, दैट इज बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। तो 450 पे अगर आप शो कर रहे हो, दैट मींस यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल। लेकिन आपने देखा कि यार नहीं यार, ईयर एंड पर एसेट की जो वैल्यू है वो 450 नहीं है, उसका रिवेल किया गया और रिवेल करने पर वैल्यू निकल के आई 6 लाख रुपए, और आपने उस एसेट को 6 लाख पे शो कर दिया बैलेंस शीट में, दैट मींस यू आर फॉलोइंग रिवेल्यूशन मॉडल। दैट मींस यू आर फॉलोइंग रिवेल्यूशन मॉडल। ओके सर, ठीक है, डन। समझेंगे? अभी तो सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर्ड आ रहा है यार, अभी तो मैं हल्का हल्का बस बता रहा हूं। देखो आगे बढ़ते, नेक्स्ट फोर्थ वन। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पीपी पे देखेंगे कि पीपी में डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज होता है, कितने सालों में चार्ज होगा, कौन से मेथड लगेंगे, वगैरह वगैरह बातें करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कंपोनेंट अकाउंटिंग की। कंपोनेंट अकाउंटिंग मतलब एक ही कोई एसेट जिसके अलग अलग पार्ट्स हो, एक एसेट जिसके अलग अलग पार्ट्स हो, 1 2 3, तो उस पीपी के जो अलग अलग पार्ट से असेंबल हुई, मान लो इसका सबका लाइफ अलग अलग है, इसका लाइफ 10 साल है, इसका लाइफ 15 साल है, इसका लाइफ केवल 5 साल ही है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर कुछ ऐसा है, तो उस केस में क्या होगा? हमें कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे हम कंपोनेंट अकाउंटिंग कैसे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद जो हम देखने वाले हैं टॉपिक 6 नंबर पे, वो है एनुअल रिव्यू। ये हटा दें, इन काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एनुअल रिव्यू, ये क्या है सर? एनुअल रिव्यू, अब आप हर साल के एंड में देखेंगे कि आपने जो एस्टिमेशन लगाया था कि एसेट की लाइफ कितनी होगी, या मेथड हमने ये फॉलो किया, क्या वो पर्टिकुलर मेथड सही है, एसएलएम है तो सही है, क्या डब्ल्यूडी है तो सही है, क्या चेंज करना है क्या, तो हर साल अपने को क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा एट द एंड। स्क्रैप वैल्यू जो हमने सोच रखा था वो सही है कि नहीं है, एस्टिमेशन है ना स्क्रैप वैल्यू। स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन लगाना होता है एसएलएम से, तो एसएलएम से डेफिनेशन लगाने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब ये जो स्क्रैप वैल्यू है, ये जो लाइफ है, वो सब एस्टिमेटेड होता है, वो सब क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है, जो भी बेस्ट एस्टिमेट हमारे पास पॉसिबल अवेलेबल है। उसके बाद मान लो अगले साल, उससे अगले साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्या हो सकता है? ये एस्टिमेशन में चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है सर। अगर एस्टिमेशन में चेंजेस आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा और उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट कैसे जाएगा, उसके लिए हम बात करेंगे एनुअल रिव्यू एज पर इंडेस। और ये आपके कौन से इंडेस में कवर होगा? इंडेस 8 में। सर ये इंडेस 8 है हमारे, बिल्कुल ये इंडेस 8 है। पढ़ेंगे, बाद में जाके पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, और थोड़ी थोड़ी चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं इसके रिगार्डिंग। खैर देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आने वाला है वो है डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन मतलब किसी पीपी को अपने बुक से कैसे बाहर करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज करना मतलब उसे वापस अपनी बुक से बाहर करना। तो कैसे करेंगे, कब करेंगे सर? एसेट जब बेच देंगे तब कर देंगे, बिल्कुल। या एसेट ऐसी हो जाए जिससे आप कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना ही नहीं है, फायदा मिलना ही नहीं है, तो भी डी रिकॉग्नाइज कर दोगे, है ना? चलिए डन। पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, या तो सेल हो जाती है या राइट ऑफ हो जाती है, काम की नहीं है तो राइट ऑफ हो जाएगी। एसेट अब काम की नहीं है, बहुत यूज कर लिया, अब तो कोई इसको भंगार वाला भी नहीं लेने वाला है, राइट ऑफ कर दो, खत्म करो। या फिर प्रॉपर उसको बेचना चाहते हो तो सेल कर दो। तो इस तरीके से, दो तरीके से वो अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा, ये अभी सिर्फ लिख लो, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, बस लिखोगे, जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चेंज इन डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन लाइबिलिटीज।
रिस्टोरेशन लाइबिलिटीज। अभी एक बार बस लिख लो, अभी इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो ये जो है ये है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ओके, वन बाय वन मैं पढ़ाता जाऊंगा और ऐसे बताता जाऊंगा भैया ये वाला टॉपिक अपने कवर हो गया है। ओके डन। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हम पीपी को पढ़ने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन। आपका पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ पीपीई। डेफिनेशन ऑफ पीपीई, ये वाला टॉपिक हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहां पर, अगेन दिस वन डेफिनेशन, यहां से मैं कॉपी करता हूं इसको और तुम्हारे लिए वहां तक लेके जाएंगे हम। सर हम भी कॉपी कर लें आपके जैसे, कर लो अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, रेफर कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें लिख देना क्लास नोट्स, उसमें लिख देना क्लास नोट्स। ये मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर ले जाकर पीपी की डेफिनेशन लिख दी। अच्छा ये चीटिंग नहीं होती ना, इससे मैं तुमको ये भी बताता हूं कि हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं। देखो पीपी का डेफिनेशन, पीपी क्या होता है सर, पीपी आर द टेंजिबल आइटम्स, पीपीई आर द टेंजिबल आइटम्स, मतलब जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, बिल्डिंग हुआ, प्लांट मशीनरी हुआ, ये सब पीपीई है, फर्नीचर हुआ। ओके, हेल्ड फॉर यूज इन, पीपीई are those tangible items that are held for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purpose। ये हमने बताया था कि कोई भी ऐसी एसेट जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में काम आ रही है, सर्विसेज देने में काम आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, पीपी की कैटेगरी में आएगी। या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरों को किराए पे दे रहे हैं, पता था ना वैन वगैरह हम लोग किराए पे दे रहे हैं, तो वो रेंटल टू, काम धंधा है अपना, रेंटल किराए पे देना। ओके, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब अपने बिजनेस यूज के लिए, मैं अपने प्रेमाइजेज, जैसा बिजनेस प्रेमाइजेज है, बिजनेस में ये जो ऑफिस में फर्नीचर यूज कर रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब मेरा पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो एसेट किसको माना जाए, पीपीई किसको माना जाए, जिसका यूज 1 साल से कम का भी हो। क्या ऐसी भी एसेट है हमारे पास, बिल्कुल ऐसी भी एसेट है, लेकिन हम उसको पीपीई कंसिडर नहीं करेंगे। हम पीपीई किसको कंसिडर करेंगे सर, हम पीपीई कंसिडर करेंगे ऐसी एसेट को जिनका एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या हो, 1 साल से ज्यादा का हो, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, तो ये पीपी का डेफिनेशन था। एग्जांपल, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्चर हो गया, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर एंड आईटी इक्विपमेंट हो गया, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। नाउ इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा था, पीपी इंक्लूड्स बेयरर प्लांट। याद है बेयरर प्लांट, हाँ सर पढ़ा तो था। बेयरर प्लांट का मतलब क्या सर, बेयरर प्लांट मतलब जैसे कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, जो सालों साल क्या करते हैं, प्रोडक्शन लगे हुए हैं। कोकोनट से कोकोनट मिलता है ना, और कोकोनट ट्री से, और मैंगो ट्री से ऑब्वियसली मैंगो मिलता है। तो ये सब क्या है, सालों साल क्या करते हैं, प्रोडक्शन में लगे हैं। तो ये कुछ ना कुछ गुड्स हमारे लिए प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये है बेयरर प्लांट्स, और बेयरर प्लांट्स क्या होते हैं, पीपीई का पार्ट होते हैं। Bearer plants are not biological assets. They are accounted as PPE under India 16. Okay, तो bearer plants को PPE कंसिडर करना है। एग्जाम्पल दिया, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, रबर ट्रीज, टी बुशेस, कोकोनट ट्री, ग्रेप वाइन्स, ये सब क्या है, बेयरर प्लांट के एग्जाम्पल है। अब जरा यहां पर आ जाते हैं, डेफिनेशन यहां पर भी दे रखी, किसी को नहीं लिखनी कोई बात नहीं, यहां पर भी दे रखा है, पीपीई आर द टेंजिबल आइटम्स that are held for use in production or supply of goods or services or rental to others or administrative purpose। ओके, फोटो भी दे रखी है, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी का फोटो बना रखा है, ये ना ये वैन का फोटो है, घूर के देखोगे ये वैन का फोटो है। ओके, तो रेंटल पे दिया, उस कार वगैरह है ना, कार का फोटो है। ओके, और ये बिल्डिंग है, ऑफिस प्रेमाइजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट, पीपी इंक्लूड्स बेयरर प्लांट, पीपी के अंदर बेयरर प्लांट शामिल है, याद कर लेना, पीपी इंक्लूड्स बेयरर प्लांट। और बेयरर प्लांट्स क्या होता है सर, बेयरर प्लांट्स आर लिविंग प्लांट्स।
that are used in the production or supply of agricultural produce and are expected to bear produce for more than one period, एक साल से ज्यादा के लिए प्रोडक्शन करते हैं, and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, मतलब उनको बेचने का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जैसे मैंगो ट्री है तो हमारे पास कब बेचोगे, नहीं अभी तो देखो जी हमारे को बेचने का कोई चांस नहीं है, तो बोला ना रिमोट लाइकलीहुड, दूर दूर तक बेचने का कोई चांस नहीं है या बहुत दूर जाकर बेचेंगे, हैव अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड, अभी बेचने का कुछ नहीं है, दूर जाके कोई बेचेंगे तो बेचेंगे, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल, हाँ स्क्रैप हो गया कोई खराब हो गया तो एक अलग बात है, अदरवाइज हम उसको अभी नहीं बेचेंगे, सालों साल प्रोडक्शन करेंगे, क्या मिलेगा, ऑब्वियसली देखो फोटो में कोकोनट ट्री से कोकोनट मिलेगा, मैंगो ट्री से मैंगो मिलेगा और रबर ट्री से रबर मिलेगा, ठीक है ना, फोटोज भी तुमको दे रखा है, एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहां पर। नाउ लिविंग एनिमल्स इंपॉर्टेंट एंड लिविंग प्लांट्स अदर देन बेरर प्लांट, बेरर प्लांट के अलावा कोई पौधे वगैरह हैं उनको पीपीई कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको पीपीई कंसिडर नहीं किया जाएगा, केवल बेरर प्लांट ही पीपीई हैं, बाकी प्लांट्स पीपीई नहीं होंगे, बाकी प्लांट्स खुद कंज्यूम होते हैं, बेरर प्लांट्स प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कोकोनट ट्री खुद प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल आसान भाषा में, ओके, तो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो पीपीई हुआ, जो खुद प्रोडक्ट है वो पीपीई नहीं, वो इन्वेंट्री है, ओके सर, डन है क्या डेफिनेशन पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अरे सर बड़ा जल्दी करवा दिया आपने, हाँ क्योंकि पढ़ रखा था, उस पर हम बार बार टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कोई सेंस नहीं निकलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा सर अभी क्या करें, अभी डेफिनेशन तो हो गई कंप्लीट, अब बात करते हैं किसका, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ओके इसको लिख लेते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिखो कि किसी एसेट को हम अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ओके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो लिखो पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मैं लिख देता हूं पहले देख लो फिर साथ में कॉपी कर लेना, पीपी शुड बी recognized as an asset if क्या, दो कंडीशन है जिसे अगर आप पूरा कर देते हैं तो हम उस पीपी को एज एन एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या क्या है, फर्स्ट probable future economic benefit will flow to the entity, probable future economic benefits will flow to the entity, मतलब उस पर्टिकुलर पीपी से आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको कोई फायदा होने वाला, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या कोई कॉस्ट कटिंग हो रहा है, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, दो तरीके से, या तो रेवेन्यू बढ़ जाए या कॉस्ट में सेविंग्स हो जाए, तो प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा, और दूसरा क्या, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आप जो पीपी है उसके लिए आपने क्या पे किया है उसकी कॉस्ट को आप क्या कर सकते हैं, रिलायबली मेजर कर सकते हैं, दो चीज, एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहे हो उस एसेट से, भाई कोई एसेट, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये लैपटॉप मेरा एसेट है, क्यों है, क्योंकि ये मुझे कमा के दे रहा है, इससे मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, तो ये मेरी एसेट है, सिंपल, ये मेरा पीपी है, इसको बुक में रिकॉर्ड करूंगा, दूसरा इसकी कॉस्ट, जब मैंने खरीदा था तो ऑब्वियसली मैंने इसको पे करके खरीदा होगा, तो जितना भी अमाउंट मैंने पे किया उस कॉस्ट का मुझे पता है, तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो यस अब मैं इस लैपटॉप को अपनी पीपीई कंसिडर कर सकता हूं, मेरा वही आईटी इक्विपमेंट हो गया ना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वगैरह आईटी इक्विपमेंट, तो ये लैपटॉप मेरा क्या है, पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इससे मुझसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी रिसीव होगा
और कॉस्ट को भी रिलायबली मैं मेजर कर सकता हूँ। डन। तो ये हो गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ओके, नोट्स में भी जब आप देखेंगे तो वही चीज है, पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ probable future economic benefit will flow to the entity and cost can be measured reliably and लगा देना दोनों के बीच में, and cost can be measured reliably। ओके डन। चलिए अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में और क्या है सर, और क्या है, कुछ अलग से टॉपिक है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स है। क्या क्या? गाइडेंस ऑन वेदर द फॉलोइंग आइटम टू बी रिकॉग्नाइज एज पीपीई, क्या इन आइटम को पीपीई कंसिडर किया जाए? मान लो क्वेश्चन आ जाए कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अच्छा आपने बता दिया, क्या इन आइटम्स को 1 2 3 इनमें क्या चक्कर है, किस तरीके से इनको पीपी कंसिडर किया जाएगा? पहला जो एसेट का नाम है वो है स्पेयर पार्ट्स। जो आपके पास किसी मशीन के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, एसेसरीज पड़ी हैं साइड बाय साइड की, ठीक है, जब जरूरत होगी तब काम आ जाएगा, रिप्लेस करना होगा तब काम आ जाएगा। स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, मशीन को टाइम टू टाइम सर्विसिंग की नीड होती है तो सर्विस भी करते हैं आप, तो ये सब क्या है? स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। ये तीनों क्या पीपीई का पार्ट होते हैं या एवं ही अदर एसेट मानते हुए या कोई और एसेट में इसको कंसिडर करना है, क्या है? तो का ट्रीटेड एज पीपीई ओनली इफ द डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई आर मेट। डेफिनेशन हमने पढ़ा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमने पढ़ा, अगर दोनों को मीट आउट कर रहा है तब तो इनको पीपी कंसिडर करना, अदरवाइज क्या करना? ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का एस कौन सा है, इंडेस कौन सा है? इंडेस 2। इंटर में पढ़ा था आपने। इंटर में जब भी कुछ इंडेस वगैरह पढ़े ना तो ऐसा सोचना मत कि वापस नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंडेस 2 से भी क्वेश्चन पूछा गया आपके, और ईपीएस के इंडेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कभी मत सोचना कि हमने इंटर और सरेंडर भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे बात कर रहे हो? पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका भी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा क्लासेस आपके क्या कर दूंगा, इंटर बोलकर एक फोल्डर बना दिया जाएगा और थोड़ा सा इंडेस का थोड़ा सा एक बार देख लेना ना। इंडेस जैसे मेनली तो इंडेस यही इन्वेंट्री का और ईपीएस का ये आपके काम आता है, तो ये दोनों इंडेस का भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जैसा भी रहेगा। क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फाइनल में आए हो तो इंटर पढ़ के आए होंगे, इंटर तुम्हें याद होगा, मतलब फालतू की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमसे, लेकिन रखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कहा पीपीई कंसिडर करेंगे, लेकिन क्या एक तो डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट आउट हो जाए, अदरवाइज इसको क्या ट्रीट करना, तुम इन्वेंट्री ही ट्रीट करना। नेक्स्ट, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम। इनसिग्निफिकेंट आइटम मतलब ऐसे छोटे छोटे एसेट जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम वर्थ रखते हैं, तो क्या पहले तो उनको ना एग्रीगेट करना, उन सबका टोटल करना वैल्यू का, देन अब उस पर पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अप्लाई करना टू द एग्रीगेट वैल्यू। जैसे मोल्ड्स वगैरह हैं, टूल्स हैं, डाइज हैं, ये छोटे छोटे आइटम है, लेकिन इनका क्या कहा कि इनकी वैल्यूज को एग्रीगेट करना, फिर चेक करना पीपी बनता है कि नहीं बनता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फिर अप्लाई करना। ओके डन। फिर उसके बाद सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट। फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तुम्हारे? बिल्कुल लगा हुआ है जी, सेफ्टी के लिए जरूरी है, आग लग जाए तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो क्या ये आपकी पीपीई है? यस, ये हमारी पीपीई है। चिमनी वगैरह लगा रखा है तुमने, क्या ये तुम्हारी पीपीई है? यस, ये तुम्हारी पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दे इनडायरेक्टली असिस्ट अदर एसेट टू अचीव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, ये इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। तो क्या क्या था गाइडेंस, किस किस पर अलग से जारी किया गया है पीपी के लिए? स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। क्या कहा इनके लिए? स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट। क्या कहा गया इनके लिए? सर इनके लिए बोला गया कि अगर ये डेफिनेशन और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो यस वो पीपी है, अदरवाइज इन्वेंट्री है। ऐसा याद रखना है, जैसा बोला गया सेम वैसा याद रखना। का इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हो तो उन पर पीपी का कैसे देखा जाएगा? का उनको पहले एग्रीगेट करना और देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अप्लाई करके चेक करना कि वो पीपी की डेफिनेशन को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल जो इक्विपमेंट है उसके लिए क्लियरली बोला गया है कि यस दे आर पीपीई, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, और अब बात करते हैं किसकी? मेजरमेंट की। मेजरमेंट, तो मैंने कहा था मेजरमेंट क्या करेंगे हम, दो तरीके से पढ़ेंगे। देखो जरा, कहां तक हो गया सर? डेफिनेशन हो गया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो गया, और अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
मेजरमेंट, मेजरमेंट में हमने बात किया था दो तरीके से बात करेंगे, एक इनिशियल मेजरमेंट कि फर्स्ट टाइम जब एसेट को बुक में रिकॉर्ड करोगे तो कितने पे करोगे, और देन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट की डेट पर, बैलेंस शीट बनाने की डेट पर, ईयर एंड पर हम उस एसेट को पीपी को किस अमाउंट पर शो करेंगे। तो पहले आज हम बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की, किसकी बात करेंगे, केवल और केवल इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे। चलिए देखो जरा, इनिशियल मेजरमेंट यहां पे भी लिखना है सर, बिल्कुल लगाओ हैशटैग, लिखो मेजरमेंट। देखो ये मैं लिखवा रहा हूं, फिर नोट से पढ़ा रहा हूं, बुक से पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, इससे आपको ना रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, अगले दिन हम क्या करते हैं वापस इसी चीज को अगेन रिकॉल करते हैं। तो ये सब आपके लिए मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं कि आप, वैसे तो ये मेहनत है ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ, देखो सच बताऊं ना ये मेहनत मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसमें आपका भी फायदा छिपा हुआ है। मैं मेरे लिए कैसे कर रहा हूँ, ऑब्वियसली यार ये मैं तुमको फ्री में तो दे नहीं रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पैसा कमाना मेरा मोटिव है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा मोटिव है, दोनों इक्वल है ना, तुम्हारा ध्यान रखूंगा तभी मेरे पास पैसा आएगा। चलो सीधी बात, नो बकवास, है ना। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट मतलब बुक में सबसे पहले जब पीपी रिकॉर्ड करते हो तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, जिसके लिए हमने बात किया था क्या क्या, देखो इसमें भी अपन ने अलग अलग बात किया था, मैंने कहा था 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले क्या कि भैया अगर हमने कैश देके खरीदा है इमीडिएट तो उसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, फिर डेफर्ड कंसिडरेशन और फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट। देखते हैं आज कितना कवर कर पाते हैं, तीनों अपने आप में बड़े हैं ना, तो ध्यान से आज कितना कवर कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इनिशियल मेजरमेंट में, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट if asset is purchased, if the asset is purchased, अगर एसेट खरीदी हुआ, अगर पैसा देके एसेट को खरीदा है तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी। देखो फर्स्ट ए परचेज प्राइस, जिस भी सप्लायर से आपने एसेट को खरीदा होगा उसको आपने कितना पे किया, परचेज प्राइस, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, अगर सप्लायर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कैश डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट होता है कि हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं इसलिए जल्दी पैसा दे देंगे, देखो जी अभी के अभी पैसा दे दूंगा, 1000 नहीं 900 दूंगा, दैट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबको अवेलेबल होता है इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, कैश डिस्काउंट को लेस नहीं करना है। ओके तो है ना, इसको तुम हाईलाइट कर देना, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ओके नेक्स्ट, और क्या कवर होगा, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अब सामान तो खरीदा, एसेट खरीदा, लेकिन उस पर क्या लग गया, जीएसटी लग गया। अब जीएसटी मान लो ऐसा है कि भाई हमको क्या मिलेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ऐड करना एसेट का कॉस्ट का पार्ट मानना, लेकिन अगर आपको उसका क्रेडिट मिल जाए तो आप उसका एसेट का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे। क्रेडिट कैसे मिलता है नहीं मिलता ये सब आप इंटर में देखकर आते हो। ओके देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। अब सर ये कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस मतलब एसेट को परचेज करने में जितने भी एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो, डायरेक्टली जो उससे रिलेट कर रहे हैं, उसको एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक के लाने के जितने भी खर्चे हैं वो सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। और फिर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ, जिसके बारे में हमने बात किया था कि हम बाद में पढ़ेंगे, समझाएंगे तुमको, आ गया कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग। ये क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, अच्छा डीकमीशनिंग नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये समझ लो, डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। मतलब मान लो आपको कोई जगह प्रोवाइड करवाया गया,
कि ठीक है जी भैया, ये जगह पे तुम, ये पर्टिकुलर जगह पे तुम क्या कर लो, एक मशीन लगा लो। ये पर्टिकुलर जगह पे तुम क्या कर लो, एक मशीन इंस्टॉल कर लो। लेकिन एक काम करना, जब ये मशीन वगैरह तुम हटाओगे इस जगह से, इस जगह से वापस काम जब तुम्हारा हो जाए 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब तुम्हारा काम हो जाए, जब इस मशीन को यहाँ से हटाओगे, पहले तो तुमने यहाँ पे क्या किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, है ना। इस जगह पे तुमने क्या किया होगा, इस मशीन को ऐसा इंस्टॉल किया होगा। अब तुम उसको हटाओगे तो वो हमको है ना, जगह पहले तो डिसमेंटलिंग का खर्चा लगेगा तुमको 10 साल बाद, जब उसको हटाओगे तो डिसमेंटलिंग का खर्चा लगेगा, प्लस उसके बाद है ना हमको हमारी जमीन पहले जैसी चाहिए भैया। तो उस टाइम जो खर्चा इनकर होने वाला है, दैट इज डीकमीशनिंग कॉस्ट, दैट इज डीकमीशनिंग कॉस्ट और रिस्टोरेशन कॉस्ट बोल सकते हैं। उसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना। सर वो तो 10 साल बाद लगेगा ना, बिल्कुल वो 10 साल बाद लगेगा, लेकिन तुम उसे आज अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, वो भी कैसे, एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आता है ना किसी भी फ्यूचर वैल्यू का, किसी भी फ्यूचर वैल्यू का तुमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आता है ना। बिल्कुल सर, हमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आता है। फॉर्मूला क्या रहता है प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, उस फ्यूचर वैल्यू मतलब 10 साल बाद मुझे लग रहा है 2 लाख रुपए इनकम करोगे, तो 2 लाख नहीं कॉस्ट का, 2 लाख को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानूंगा, 2 लाख को पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखूंगा, जो भी गिवन डिस्काउंट रेट होगा, उसके बाद में देखूंगा कि भैया आज उसका वर्थ कितना है। उस प्रेजेंट वैल्यू को, उस प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट को मैं क्या करूंगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसीडर करूंगा। देखेंगे एग्जांपल। ओके, तो सर एक डन इनिशियल मेजरमेंट यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट कवर है। जरा नोट्स में जाके भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है। सर इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट, हमेशा हम किस पे रखते हैं, कॉस्ट पे इसको वैल्यू करते हैं। अब कॉस्ट है कितनी, का परचेज प्राइस, non-refundable taxes, all directly attributable expenses and cost of decommissioning or dismantling and site restoration at present value, at present value, ये important है ना, at present value। okay, now परचेज प्राइस की बात करें तो लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वगैरह ये जरूर लेस होना चाहिए। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस की अगर बात की जाए तो ऐसा जैसे जीएसटी जिसके लिए आपको कोई क्रेडिट अलाउड नहीं है, वो आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्रेडिट अलाउड नहीं है, अगर क्रेडिट अलाउड है तो यस कोई दिक्कत नहीं है जी, आपको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना। ओके, क्रेडिट अलाउड कैसे होता है, जैसे मैंने कोई एसेट खरीदा या कोई भी सामान खरीदता हूँ, जीएसटी पे करके आता हूँ, बिल्कुल। अब मैंने सप्लायर से कोई सामान खरीदा और आगे अपने कस्टमर को बेचता हूं, तो भैया यहां से मैंने जब परचेज किया सामान तो मैंने जीएसटी पे किया, लेकिन यहां जब मैंने एसेट को उसी को वापस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए बेचा तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे को गवर्नमेंट कहती है ठीक है जी, जो भी तुमने कलेक्ट किया उसमें से जो तुमने पे किया था उसका क्रेडिट ले लो, बाकी जो डिफरेंस है 200 रुपए वो मुझे पे कर दो। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है, जो भी मैंने टैक्सेस पे किए हैं, जो मैंने टैक्स पे किए हैं परचेज के टाइम, जो 1000 रुपए जीएसटी के देके आया था, अगर मुझे उसका क्रेडिट मिल रहा है, मुझे क्यों, क्योंकि आगे मैं जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अगर क्रेडिट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। और अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है इस 1000 रुपए का, तो ये 1000 रुपए क्या होंगे, मेरी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्रेडिट कब मिलता है कब नहीं मिलता है, इसके लिए आपको आईडीटी पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, पूरे लॉ वगैरह है, पूरे रूल्स वगैरह, कब आपको क्रेडिट मिलेगा कब नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सब बात आईडीटी के अंदर आप करेंगे। अब बात आती है क्या, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। तो ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब उसको इंस्टॉल करने में लोग लगे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ साइट वगैरह, मतलब उसको जगह को प्रिपेयर करवाया जा रहा है उसी टाइम। ये कॉस्ट ऑफ साइट और डीकमीशनिंग में फर्क है ना, ये अभी प्रिपेयर करवाया जा रहा है, अभी खर्चा लग रहा है उसको स्टोर करने का, इंस्टॉल करने का। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया, पीपी को लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब सर, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग मतलब ये कि चला के भी तो देखेंगे एसेट को कि चल रही है कि नहीं चल रही, बिल्कुल अच्छा वाला टेस्ट किया जाएगा। भाई साहब हमने इंस्टॉल कर दिया, कंपनी वाला आया उसने कहा इंस्टॉल कर दिया, अब आप एक बार चला के देख लीजिए। हमने चला कर देखा
तो जो भी खर्चा आएगा ना, हमने थोड़ा सा मटेरियल डाला उसके अंदर वगैरह, चला के देखा, मैंने कहा हाँ प्रॉपर काम कर रही है, तो उसमें जो अपना कॉस्ट इनकर हुआ, वो जो मटेरियल है लगा, लेबर लगा, वो भी क्या होगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, अब तुम टेस्ट करोगे तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ना, उस प्रोडक्ट को बेचने से जो पैसा आएगा वो तुम्हारी इनकम है, और उस इनकम को क्या हम P&L में दिखाएं या एसेट की कॉस्ट में से कम कर दें? ऑब्वियसली हम इससे क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल लगा था उसे तुमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट माना था, तो उस मटेरियल से जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए एसेट की कॉस्ट को कम कर देगा। तो बेचने से जो पैसा आएगा उससे तुम पीपी की कॉस्ट को क्या कर लोगे, कम कर लोगे। ओके सर, डन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल फीस, इसके लिए हमने कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, ठीक है ना, कोई सीए से एडवाइस कर लिया, जिससे भी, तो वो जो पैसा खर्च हो रहा है दैट इज प्रोफेशनल फीस, वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन मान लो इनोग्रेशन एक्सपेंस मैंने बुलाया, किसको बुलाया, किसको बुलाया अपन, चलो विराट कोहली को बुलाते हैं। विराट कोहली को बुलाया मैंने, है ना, विराट कोहली को बुलाया, देखो जी विराट कोहली, तुम हमारे इस हमने नया नया फैक्ट्री ओपन किया है, एक काम करो इनोग्रेशन पे आ जाओ। तो नया नया फैक्ट्री ओपन किया, इनोग्रेशन पे है, उसको भी तो, विराट कोहली को भी तो पे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल, वहां पे मैंने मस्त बैनर वगैरह लगवाए कि आओ जी आज, हाँ आज हमारे यहाँ ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी है, आप सबको खाना फ्री मिलेगा, भंडारा लगाया जाएगा, ये सब एडवर्टीजमेंट जो भी खर्चा है ना, वो सब एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता है कि ये मशीन कैसे चलेगा, ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, तो वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। याद रखना, इसमें गलती कर दोगे वरना, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल, जनरल बोलते तो तुम ऐसे भी कह देते हो नहीं जी नहीं ये तो नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली थोड़ी ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थोड़ी ना है, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह नहीं बनेगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, लॉसेज है स्टार्टिंग में रन करने पर हमको लॉसेज हुए, तो लॉसेज का पीपी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बनने वाला है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंटिटीज ऑपरेशन, एंटिटी का ऑपरेशन, चलो मतलब काम धंधा है जो भी मशीन्स वगैरह एक जगह लगी हुई है, अब वहां से उठा के मुझे कहीं और शिफ्ट करनी है, किसी भी पर्पज से, किसी और लोकेशन पे मुझे शिफ्ट करना पड़ा, तो क्या उसको रीलोकेट करने का, शिफ्ट करने का जो खर्चा आएगा वो भी पीपीई कॉस्ट का पार्ट बनेगा? कहा नहीं, ये रीलोकेटिंग के खर्चे पीपीई कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। डराएंगे तुमको, क्वेश्चन धमकाएंगे, यहां से यहां लेके गए हमको, तो सर आपने तो कहा था उसको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने का खर्चा, अरे बोला ना प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन, स्टार्टिंग में फर्स्ट है, अब रीलोकेट कर रहे हो, रीलोकेशन का खर्चा आप पीपी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, ट्रेंड करने का खर्चा एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखना ये सब चीजें। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक छोटा सा ना गैप ले लेंगे, है ना, ब्रेक ले लेंगे ना छोटा सा, तुम लोगों को दे देंगे 2 मिनट, तुम सांस खा लो। चलिए, अरे सर ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू, सर ये क्या है? आपने परचेज प्राइस बोला, समझ में आया कि हम सप्लायर से लेकर आए, आपने टैक्सेस के बारे में बोला कि नॉन रिफंडेबल है, तो भी समझ में आया, आपने हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बोला तो भी समझ में आया। अब ये क्या चक्कर है, बताया था ना अभी, वो लैंड जिसपे अपन ने मशीन ऐसा इंस्टॉल करवाया था वो वापस सही करके देना होगा अपने को, वो मशीन हटवाना होगा वापस उस जगह से, तो डीकमीशनिंग डिसमेंटलिंग का खर्चा, साइट रिस्टोर करने का खर्चा, किस पर? एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू, ये भी एसेट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ओके, एक इसमें स्पेशल टॉपिक है क्या, जिसकी हम बात अभी थोड़ा सा रुक के करते हैं, एक बार इस नोट को एक बार थोड़ा सा रुकते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सर आपने गैप का बोला था, अरे मिलेगा तुमको टाइम, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पूरा परमानेंट ही गैप दे देते हैं इस पर, इन 4 टॉपिक पर, कि भाई एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्या होगा, इनिशियल मेजरमेंट कैसे किया जाता है एसेट का, इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, this one. On 1st April 2021,
XYZ लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। लिस्ट प्राइस तुमको दे रखा है मशीन का कितना, 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए का वो मशीन है। 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपए का वो मशीन है। इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए की, डिलीवरी फीस 1 लाख रुपए का, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख का, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख का, परचेज ऑफ अ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर। अच्छा, वेंडर मेंटेन करेगा हमारी एसेट को अगले 5 साल के लिए, उसके लिए हमने 7 लाख रुपए उसको पे किया। मतलब क्या क्या मैंने पे किया, लिस्ट प्राइस 80 लाख था, लिस्ट प्राइस बोल रहा है अगला, क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस में से तो सर कोई ट्रेड डिस्काउंट भी तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नीचे देखो, इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस। ओके, 80 लाख की एसेट है, लिस्ट प्राइस 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो कॉस्ट आएगा वही तो हम कंसिडर करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद क्या बोला, कहा सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू, सेटलमेंट डिस्काउंट भी देंगे। इफ पेमेंट फॉर द मशीन वॉज रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ परचेज, परचेज के 1 महीने में अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हमें सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, खरीदा कब, 1 अप्रैल को, पेमेंट कब कर रहे हो, 20 अप्रैल को, 20 दिन में पेमेंट कर रहे हो, मतलब तुमको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बताओ क्या ये कैश डिस्काउंट भी तुम्हारी एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा? नो, ये कैश डिस्काउंट एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं किया जाएगा। इसके लिए भी हम एक नोट लिख देंगे। अब बताओ एसेट की कॉस्ट में क्या क्या कंसिडर किया जाएगा। तो का एसेट की जो लिस्ट प्राइस है लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसको कंसिडर करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कुछ बोला है क्या कि उसको क्रेडिट वेडिट मिल जाएगा गवर्नमेंट को जो भी तुमने पे किया? नहीं, तो ऑब्वियसली ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। डिलीवरी फीस, उसको लाने तक का खर्चा, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। इंस्टॉल करने का खर्चा, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। टेस्टिंग का खर्चा, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। लेकिन ये जो 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है विद द वेंडर, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एसेट को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल तक मेंटेन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया तुमने वेंडर के साथ, मैंने कहा यार उस वेंडर के साथ नहीं करता तो किसी और के साथ कर लेता। तो ये मेंटेनेंस का एक्सपेंस माना जाएगा जो कि आपने एडवांस में दे दिया है। ये मेंटेनेंस के 7 लाख रुपए, अगले 5 साल के मेंटेनेंस का एडवांस पैसा तुमने दे दिया है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। ओके, और फिर हर साल तुम इसको क्या करते जाओगे, पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओगे। तो अपने को ये बताना है क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बुक में एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलो देखते हैं फटाफट से, आंसर लिखो नोट्स में। इसी के आगे लिख दें, हाँ इसी के आगे लिख दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या लिखेंगे सर, लिखो। इन अकॉर्डेंस विद इंडियस in accordance with Ind AS 16, Ind AS 16, थोड़ा बहुत लिखना होता है ना थ्योरी, इच्छा हो तो लिख दो, नहीं हो तो याद नहीं आ रही, नहीं याद नहीं आ रही तो मत लिखना, याद आ रही हो तो लिखो। ऑल कॉस्ट रिक्वायर्ड, ऑल कॉस्ट required to bring an asset, to bring an asset to its present location and condition, present location and condition for its intended use, for its intended use should be capitalized, कैपिटलाइज मतलब एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। ओके, शुड बी कैपिटलाइज्ड, देयरफॉर
The initial purchase price of the asset. Initial purchase price of the asset should be, क्या रहेगा सर परचेज प्राइस? देखो क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीजें कवर करनी थी, कितने आइटम थे सर? एक, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, 2, 3, 4 और 5, 5 चीजें हमें टोटल करनी है, ऐड करनी है। तो वन बाय वन लिखो, देखो जरा क्या क्या रहेगा। लिस्ट प्राइस अपने नोट्स में देखते चलना। लिस्ट प्राइस कितना? 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीस। दूसरा लेस ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट तो लेस कर दो। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना था? एट द रेट 10%। तो 80 लाख का 10% होता है 8 लाख, 8 लाख। ये माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वही परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, 72 लाख। ओके, फिर 4 आइटम और थे इसके अलावा, क्या क्या थे? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, और क्या था? डिलीवरी फीस, डिलीवरी फीस, और क्या था? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और लास्ट क्या था? प्री प्रोडक्शन टेस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्ट या कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लिख सकते थे। ओके, क्या क्या कितना कितना अमाउंट है सर? 5 लाख। इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस कितना है? 1 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है? 10 लाख। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कितना? 4 लाख। सबको ऐड किया, टोटल किया, अमाउंट निकल कर आया 92 लाख, 92 लाख। ओके डन, ये हो गया एसेट की कॉस्ट। तो परचेज प्राइस कितने पे होगा सर? 92 लाख इज द आंसर। अब लगा देना 2 नोट, अरे वो 500 वाला नहीं रे, वर्किंग नोट। पता चले हाँ अभी सही कर दे एग्जामिनर हमारा, आंसर इसके लिए 2 नोट लगाने के लिए बोल रहे हैं सर। ओके, नोट कौन सा? फर्स्ट, एक तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट is a separate contract, is a separate contract, is a separate contract to get service, to get service. Therefore the maintenance contract, the maintenance contract cost of rupees 7 लाख, 7 लाख रुपए दिए थे ना 5 साल के लिए, should be taken as, should be taken as, कई अलग से कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ये पीपी का नहीं है, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो पीपी खरीदने का, एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट फाइंड किए गए इस सौदे के अंदर। का ये 7 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से सौदा किया गया, शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। और क्योंकि आपने 5 साल का एडवांस में दे दिया है तो इसे प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस एंड चार्ज्ड to the profit or loss, charged to the profit or loss over a period of 5 years,
ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। डन। अब एक और किसके लिए लाइन लिखना था, नोट डालना था सर, वो सेटलमेंट डिस्काउंट के लिए। बिल्कुल, तो तुमको सेटलमेंट डिस्काउंट मिला था, सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड, सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज कैश डिस्काउंट, जिसको हम कैश डिस्काउंट भी बोलेंगे, बोल सकते हैं, ऑफ रुपीज कितना सर, ये था 5%, ये था 5%। ओके, तो सेटलमेंट डिस्काउंट 5% का, किसका 5% मिलेगा तुमको, ऑब्वियसली ये जो 72 लाख है उसका तुमको 5% कैश डिस्काउंट। बचपन में पढ़ा था ना पहले, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, फिर कैश डिस्काउंट उस पर कैलकुलेट होता है वगैरह। बिल्कुल, तो 3,60,000 रुपए, 72 लाख का 5%, ये तुमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, इज टू बी शोन। और इसको क्या करना कि इससे एसेट की कॉस्ट कम कर लेनी है, नहीं, इज टू बी शोन एज अदर इनकम। पीएनएल देखा था तुमने, हाँ सर देखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम आता है, उस अदर इनकम में तुम दिखा देना इन द प्रॉफिट और लॉस। डन, सिंपल हो गया। चलिए अब क्या करें सर, अब एक और क्वेश्चन देख लें। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले जो मैंने यहां पर छुड़वाया था, बस ये लास्ट एक ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे, राइट। तो एक और क्वेश्चन जिसमें हम बात करते हैं क्या, यहां पर कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्या क्या बनेगा, उसमें जो फोर्थ वन था डी कमीशनिंग का खर्चा, वो प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब हमें क्या करना है, एट ईच ईयर एंड हमको एक काम करना होगा, ध्यान रखना, जब भी आप किसी एक्सपेंस को ऐसा प्रेजेंट वैल्यू में कंसिडर कर रहे हैं, तो इंडेस क्या कहता है इसके लिए, इंडेस कहता है कि ठीक है जी, अभी तुमने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे शो किया, अब हर साल तुमको इस जो भी तुमने डिस्काउंटिंग किया उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, उसको वापस अनवाइंड करना पड़ेगा। सर ये अनवाइंड करना क्या होता है, बताता हूं। इसके लिए तुमको एंट्री क्या करना होगा, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। क्या है, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग हर साल। अच्छा ये क्या है सर, देखो समझेंगे इसको अपन। फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कैसे होता है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, पहले पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पहले रिकॉर्ड कैसे करना है वो तो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, डी कमीशनिंग की कॉस्ट आने वाली है कितनी, 5 लाख रुपए आने वाली है, लेकिन कब, 5 साल बाद, 5 साल बाद। ओके, बाद में आती है तो हमेशा सर। डिस्काउंटिंग रेट बोला 10%, ताकि मैं इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मशीन टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और पास एंट्री, तो कितने पे रिकॉर्ड करना और एंट्री क्या होगी वो दोनों बता दो। चलो देखो फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है सर ये तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी के अंदर बता दूंगा कि वो अनवाइंड होता क्या है, कैसे होता है, पूछा नहीं हालांकि। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बताना था सर, एक तो बताना था फर्स्ट पार्ट में तो अमाउंट ऑफ मशीन टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स, amount of machine to be recognized in books, कि मशीन का वैल्यू कितना हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो बता रखा था आपने को कॉस्ट कितना लग रहा था, 10 लाख रुपए। ओके लिख देता हूं 10 लाख, 10 लाख रुपए। और क्या लग रहा था सर, और है ना डी कमीशनिंग कॉस्ट लग रहा था, तो डी कमीशनिंग कॉस्ट को हम किस पे लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट, इन फ्यूचर कॉस्ट इनकर होना है अपने को, डी कमीशनिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसिडर किया जाएगा। कितने रुपए लगेंगे सर, 5 लाख रुपए लगेंगे।
इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर, डिस्काउंटिंग रेट 10% था, कितने साल बाद लग रहा है, 5 साल बाद, तो टू द पावर 5। अब आप करोगे क्या, 5 लाख, अब इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.10, एक बार इक्वल टू, दो बार इक्वल टू, तीन बार इक्वल, चार बार इक्वल, 5 बार इक्वल किया, 0.6209 आया, तो मैं इसको 0.621 ले लेता हूँ, 0.621 इंटू 5 लाख, 3,10,500, 3,10,500, मैंने 3 डेसिमल पॉइंट तक ले लिया पी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को, तो 5 लाख का सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 3,10,500 आया, और इस 3,10,500 को एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लिया जाएगा। नाउ टोटल एसेट की जो कॉस्ट हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो कितने पे होगी, 13,10,500 पे, 13,10,500। ओके, डन है। नाउ जर्नल की बात करते हैं। जर्नल, जर्नल क्या है सर, जर्नल जहां पे हम एंट्रीज करते हैं, ऑब्वियसली ये कैसा क्वेश्चन है फालतू, कितने पे रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे सर, मशीन है तो हम मशीन को रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, मशीन अकाउंट डेबिट कितने पे होगा, 13,10,500 पे, लेकिन इसके लिए क्या तुमने सारा पैसा पे कर दिया, नहीं, 10 लाख रुपए तो हमने अभी पे किए हैं टू बैंक अकाउंट, 10 लाख तो मैं मान रहा हूं कि मैंने पे कर दिए होंगे, मान रहा हूं ये भी कि मैंने पे कर दिए होंगे, लेकिन ये डीकमीशनिंग का खर्चा तो अभी पे नहीं करना, वो तो कब पे करना है, 5 साल बाद पे करना है, तो 5 साल बाद जब तुमको पे करना होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये एक लायबिलिटी कंसिडर कर लोगे, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ये हमको पे करना है, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कितना, 3,10,500, ये हमने बुक कर लिया, बीइंग एसेट परचेज्ड या बीइंग मशीनरी रिकॉर्डेड इन बुक्स, बीइंग मशीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओके, डन है, बड़ा आसान सा था, है ना, सिंपल सा था, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट। ओके सर, डन है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल था, आसान था। सर वो अनवाइंड वाला आप क्या बता रहे थे, मैं क्या बताता हूँ, एक्स्ट्रा में ना, एक्स्ट्रा है इसका, इसका पार्ट नहीं है। अब हर साल तुमको ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, हर साल तुमको ईयर एंड पे क्या करना होगा, एक एंट्री पास करना होगा, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट या फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, हर साल के एंड में एक एंट्री आपको पास करनी होगी। इससे क्या होगा, डीकमीशनिंग की जो लायबिलिटी है वो हर साल इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो कितना, 3,10,500, ये एंट्री मैं अमाउंट बता देता हूं कितना, अमाउंट कितना कितना होगा, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, ईयर फर्स्ट कितना होगा, 3,10,500, इस पर 10%, 10% था ना डिस्काउंटिंग, बिल्कुल, तो 3,10,500 इंटू 10%, मेरा जो एंट्री जाएगा वो होगा 31,050 रुपए से, 31,050 से क्या एंट्री करूंगा, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ओके, 31,050 से। ऐसा करने पर लायबिलिटी कितना रहेगा, क्लोजिंग लायबिलिटी कितना हो जाएगा, तो सर मैं प्लस इक्वल टू करके पता कर देता हूं, 3,41,550, 3,41,550। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में आप क्या करोगे, इसका 10% देखोगे। ओके, ये आएगा 34,155। ओके, 34,155 इंटू 10% प्लस इक्वल टू किया, अब मेरा लायबिलिटी का बैलेंस कितना हो गया, 3,75,705। ओके, थर्ड ईयर के एंड में अगेन इस पर 10% आप अनवाइंड करोगे, डिस्काउंटिंग जो किया था उसको अनवाइंड करना, मतलब वापस खत्म करना, तो 3,75,705 इंटू 10%, आपने एंट्री किया फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, कितना, 3,75,701 कर देते हैं, प्लस इक्वल टू किया
तो क्लोजिंग लायबिलिटी निकल के आया 413276 ओके। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ ईयर के एंड में 413276 इंटू 10% करके फिर एंट्री पास करोगे फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग ओके इंटू 10% किया, ये आया 327.55 आ रहा है मेरे, तो 328 कर देता हूँ ओके, लमसम चलेगा, टेंशन नहीं। अभी प्लस इक्वल टू किया तो ये निकल के आया 454,604 कर देता हूं, ठीक है। फिफ्थ ईयर में ध्यान देना, अपने को क्लोजिंग लायबिलिटी कितना मेंटेन करना है, 5 लाख मेंटेन करना है। तो अभी 10% ना करके हम क्या कर देते हैं, 5 लाख में से पिछला कितना था 454,604, तो 5 लाख माइनस कर देता हूं 454,604, 45,396 ओके डन है। चलिए सर ये आपने 454,604 का 10% क्यों नहीं लिया, उसका 10% लेता तो यह आता 45460 जो कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता अमाउंट। मुझे इसको एग्जैक्ट 5 लाख करना था, मुझे पता है 5 साल बाद जो लाइबिलिटी आनी थी मेरी वो 5 लाख रुपए की आनी थी। तो अनवाइंड करने में क्या होता है, कुछ पी फैक्टर्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, उसको हमने फिल कर दिया, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया एक तरीके से। तो 45,396 हमने लिया जिससे कि हमारा जो लाइबिलिटी है, डीकमीशनिंग का लाइबिलिटी है वो 5 साल बाद कितना हो जाए, 5 लाख रुपए हो जाए। डन है, चलिए ओके। तो इसका मतलब हर साल हमें ये एंट्री पास करना पड़ेगा, हाँ इसका मतलब हमें हर साल ये एंट्री पास करना पड़ेगा, हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस को अनवाइंड करना पड़ेगा। क्या एंट्री हुआ, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ऐसा करने से हर साल फाइनेंस कॉस्ट बोलकर ये अमाउंट किधर जाता रहेगा, सर ये अमाउंट है ना हमारे P&L में जाता रहेगा, एक्सपेंस ट्रीट होता रहेगा। दूसरा, हर साल ये हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, हर बार लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और 5 साल बाद ये लायबिलिटी का बैलेंस कितना रहेगा, ये लायबिलिटी का बैलेंस रहेगा 5 लाख रुपए, और जब 5 लाख रुपए खर्च होंगे तो उसके लिए आप एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे उसके लिए, फिफ्थ ईयर एंड पर आप क्या एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 5 लाख रुपए ओके डन है। ये हमको करना नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले तो मेरे को क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब डीकमीशनिंग की कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर करना होगा और उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानना होगा। एसेट को रिकॉग्नाइज करने का मैं एंट्री पास करूंगा, उसमें ये वैल्यू भी डीकमीशनिंग का जो कॉस्ट है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वो वैल्यू भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगी। तो अभी मैंने इसको लाइबिलिटी बुक किया, फिर हर साल मुझे क्या करना होगा, जो भी मैंने डिस्काउंटिंग किया जिसकी वजह से वो 5 लाख की वैल्यू 3,10,500 पे आ गई, अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, हर साल उस लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद मुझे 3,10,500 नहीं देना, मुझे 5 साल बाद 5 लाख रुपए ही पे करने हैं। तो मैं हर साल क्या करता जाऊंगा, ये अमाउंट इंक्रीज करूंगा। और इंक्रीज करने के लिए तरीका क्या, अब लायबिलिटी को बढ़ाना है तो लायबिलिटी को क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना, तो क्रेडिट किया लायबिलिटी को, लेकिन डेबिट में क्या रखना, डेबिट में क्या कंसिडर किया जाए, अनवाइंडिंग किया था, डिस्काउंटिंग किया था, इंटरेस्ट चार्जेस है, तो हर साल तुम इंटरेस्ट चार्जेस ही बुक करोगे ओके। तो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट मतलब सर 3,10,500 तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना, लेकिन 5 लाख और 3,10,500 का जो डिफरेंस है, ये टोटल अमाउंट वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बना, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। तो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट, क्लियर है वाली चीज। फिर उसके बाद बढ़ता गया, ये एंट्री हम पास करते गए, 5 साल तक एंट्री पास किया, और अब डीकमीशनिंग की जो लायबिलिटी है वो कितनी बन गई, 5 लाख रुपए बन गई है, और अब हम उसका पेमेंट कर देंगे। सर एक सवाल मन में है, क्या 5 साल बाद जरूरी है कि 5 लाख रुपए ही लगेंगे, जरूरी नहीं है कि 5 लाख लगे, एस्टिमेशन में चेंज आ सकते हैं, उस चेंज को कैसे डील किया जाएगा उसके लिए है ना, ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, कौन सा, दिस वन, चेंज इन डीकमीशनिंग और
रिस्टोरेशन लायबिलिटी, लेकिन अभी नहीं, वो सबसे लास्ट में, टॉपिक का एंड है वो, मतलब इस चैप्टर का एंड है वो। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। रिवाइज करना आज घर पे, कल मिलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। आज कितना कवर हुआ है, आज केवल है ना यहाँ तक डेफिनेशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, मेजरमेंट में इनिशियल मेजरमेंट में भी कौन सा, परचेज फॉर कैश हुआ है, डेफर्ड कंसिडरेशन अभी नहीं हुआ, एक्सचेंज ऑफ एसेट भी अभी नहीं हुआ। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।